क्या जवाबदेही? जी। वो जवाबदेही किसकी है? हरियाणा में चुनाव हार गए तो जवाबदेही सवाल किससे पूछे गए? राहुल गांधी से। मीडिया ने, हम लोगों ने, दुनिया भर के विश्लेषकों ने सवाल किससे पूछे? राहुल गांधी से। स्टेक्स राहुल गांधी का लगा हुआ। खड़गे जी से भी वो सवाल नहीं पूछे गए, जबकि संगठन का जिम्मा खड़गे जी का है। और अब जवाबदेही आप देखिए, आज अगर शैलजा कुमारी कुमारी शैलजा जी अगर वो न्यूज चैनलों के दरवाजे में कुर्सी डाल के बैठ जाए, फिर भी उनका वो इंटरव्यू नहीं लेंगे। लेकिन चुनाव के दौरान उनके रोज इंटरव्यू आ रहे थे और प्रचार में नहीं जा रही थी। उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मैं आमतौर पर बचता हूं दूसरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदरूनी मामले पे सलाह देने में। वो सक्षम है, अपना करें, अच्छा बुरा समेटें। हरियाणा में जो हुआ वो देख रहे हैं। तो जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में या इंडिया गठबंधन में भी जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो, इस तरीके के तमाम नेता, इनके पास तो वैचारिक जवाबदेही है और पार्टी की लीडरशिप है। गर्दन इनकी नपती है। सारे नैतिक मानदंड इनके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन जो बीच के लोग हैं, जो जिन जो जो एग्जीक्यूशन करते हैं, जिनको करना है काम, उनकी जवाबदेही नहीं तय होती। राहुल गांधी चुनाव हार के 2019 में अध्यक्ष पद के पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों हरियाणा में ये नहीं हुआ? ना नैतिक जिम्मेदारी, ना अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई हुई। हम ही लोगों ने यहाँ फैक्ट फाइंडिंग की बात की थी, वो फैक्ट फाइंडिंग कहाँ है? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव में जाने से पहले हरियाणा की क्या खामियां रही हैं उसको वो उजागर हो जाएंगी और लोगों की जवाबदेही तय हो जाएगी, ताकि आपके महाराष्ट्र और झारखंड के नेताओं को एक सबक मिल जाए कि देखो, पार्टी इंटरेस्ट के खिलाफ अगर हम जाएंगे तो हमारा वही हश्र होगा जो वहां हुआ। दूसरा कि देखिए, इलेक्शंस में हुआ क्या है झारखंड, माफ कीजिएगा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में, उसका एक पहलू और ये भी है कि जनता ने जो राजनीतिक पार्टियों की भीड़ थी उसको तितर बितर कर दिया। ढूंढ ढूंढ के उसने इंजीनियर राशिद जैसी पार्टियों का काम तमाम कर दिया। सब खत्म हो गई। अब मुझे अगली भीड़ जो दिखाई दे रही है वो महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र में भी मुझे लगता है कि जनता इस भीड़ को तितर बितर करेगी। इतनी ज्यादा पार्टियों की गुंजाइश और समान विचारधारा की पार्टियों की गुंजाइश किसी भी राज्य में नहीं होती है। समाजवादी पार्टी जैसी दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, बहुजन समाज पार्टी जैसी दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। लेकिन महाराष्ट्र में दो एनसीपी हैं, दो शिवसेना है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता वही काम करेगी। इन पार्टियों किसको चुनती है उसके लिए ये महाराष्ट्र की वो हम लोग 23 नवंबर को देखेंगे जी। कि महाराष्ट्र की जनता ने किसको जेजेपी और इंजीनियर राशिद की पार्टी बनाया। लेकिन ये तय है कि ये होने जा रहा है। दूसरा, जो टिकट बंटवारे की बात आपने की, एक नाम आप भूल गए, मैं याद दिला दूं। गणपति गायकवाड़। सीसीटीवी का फुटेज देखा होगा सबने। जी। पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने गोली चला दी थी। जेल में है, बीजेपी के विधायक है। और वो साहब के ऊपर, गायकवाड़ जी के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा चल रहा है और उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। तो जो तमाम विश्लेषक लिखते हैं या बोलते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं,
जब ये विश्लेषण करते हैं बीजेपी के ऊपर किसी प्रकार का नैतिक वजन क्यों नहीं रखते, या बीजेपी मुक्त है इन सबसे कि वो तो करेगी ही करेगी। और बीजेपी की रणनीतिक आप फेलियर देखिए, पांच पांच पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड में, उनकी पत्नियां, उनकी बहू, उनके बेटे चुनाव के मैदान में है। कोई परिवारवाद का उनके ऊपर लेबल नहीं लगेगा। इसको भी देखना चाहिए कि ये मीडिया या जो पब्लिक स्पेसेस में लोग हैं वो किस प्रकार के विश्लेषण करते हैं। और बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति एक ही है राजीव, जो कल हमने देख ली कि झारखंड के एडीजीपी को हटा दिया गया और महाराष्ट्र के डीजीपी को नहीं हटाया गया। यही बीजेपी की रणनीति है। चुनाव आयोग ही सबसे बड़ी रणनीति है बीजेपी की। उसके अलावा अगर आप उसको मेरिट के आधार पर देखेंगे, कितने रेबल्स हैं, कितने लोगों के टिकट काटे गए, कितने गैर जरूरी कैंडिडेट हैं, वो सब है होते हैं वहां पे। लेकिन इन सब की नैया पार लग जाती है। जो सबसे बड़ी रणनीति है बीजेपी की वो चुनाव आयोग है। और एक आखिरी बात देखिए, हम लोगों की इस वक्त, क्योंकि आज इतवार है, संडे है, छुट्टी का दिन है, तो आज की अभी की खबरों के जिसकी चर्चा प्रेम कुमार जी कर रहे थे कि अभी कांग्रेस में क्या होने जा रहा है रात में या कल सुबह, उसके अलावा जरा थोड़ा दूरगामी अगर चीजें भी देखें तो एक प्रयोग चल रहा है देश में। और प्रयोग ये है, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो सरेआम झूठ बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग्स में झूठ बोलते हैं, वादे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री के लिए, बड़ा दुखद है जी। लेकिन ये कि वो साफ साफ बात है, बहुत खुले तौर पर समाज को विभाजन की बात करते हैं। वो समाज के बहुत खुले तौर पर बहुत निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को तार तार किया हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सारी कानूनी और संवैधानिक संस्थाओं को तार तार किया हुआ है। तो एक तो पक्ष ये है, और सारे जिसको जो सबसे करप्ट होगा, जिसने गोली चलाई है थाने में, जिसका कैमरे में फुटेज है, उसकी पत्नी को टिकट देंगे, कर लो जो करना है। ये जो दबंगई है, जिसको मैं कह रहा हूं कि राजनीति का लॉरेंस बिश्नोईकरण, ये एक तरफ तो ये प्रयोग चल रहा है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे जैसे नेता जो नैतिकता के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। हमारे देश के बुद्धिजीवी को, जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है, जो राय बनाता है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, उनको देखना होगा कि वो किसका चालान काट रहे हैं। वो चालान काटते हैं नैतिकता की राजनीति का, उसके ऊपर सारी कसौटियां हैं, उसके ऊपर सब कुछ है। और जो खुलेआम अनैतिक काम कर रहा है, जो अधिकारियों का मिसयूज कर रहा है, जो पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, जो सभाओं में विभाजन की बात, समाज को तोड़ने की बात कर रहा है, जिसके पास एक अनैतिक मीडिया भी है जो रोज दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, उसको लेकर सब खामोश है। इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, बहुत सारे हमारे पत्रकार जो दूसरे तरफ की मीडिया है वो तो उनके साथ हैं। तो ये एक प्रयोग चल रहा है। जनता को और जनता पे राय बनाने वालों को, दोनों को इस प्रयोग में एक तय करना होगा रास्ता कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये एक बहुत, जिसको कहें कि हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां पे संविधान और लोकतंत्र का भविष्य तय होना है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव भी उसी की दिशा दिखाएंगे।